नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है, एक तरफ कर्नाटक तो दूसरी तरफ हिमाचल और तीसरा राज्य तेलंगाना। कर्नाटक में क्या चल रहा है नवंबर क्रांति के बाद में आप सभी को पता है और उसका अंजाम क्या होने वाला है यह भी पूरे देश को पता है। सिर्फ गांधी परिवार को छोड़ दे, अब या तो उनको समझ नहीं है या वो इस तरीके की सोच नहीं पाते हैं। तो अगर कर्नाटका में कुछ होता है और लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कि ऐसा हिमाचल में नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो भी एक सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक में कुछ उथल पुथल होता है तो उसका असर सीधा हिमाचल में देखा जाएगा। अब एक अकेला राज्य बचता है जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई देती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ज्यादा समय जो है वो तेलंगाना के अस्तित्व को हुआ नहीं है और ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो टिप्पणी की इस बार, हालांकि वो पहले जुबली हिल्स के जो उपचुनाव थे उसमें ये जता चुके थे कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस पार्टी है। तो याद करिए, आजादी से पहले मुस्लिम लीग को इस अभियान से, आजादी के अभियान से जोड़ने वाला या जोड़ने वाली पार्टी कौन सी थी, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ था। 1947 में इस देश ने विभाजन देखा। लेकिन अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो तीन पीढ़ियां जो एक तरीके से गांधी परिवार की, पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और फिर उसके बाद में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, और तीनों ने जिस तरीके से शुरुआत की, धीरे 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 मुस्लिम प्रेम जो है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ता चला गया। अब बढ़ता कैसे चला गया, आप जवाहरलाल नेहरू को देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू, मैं जम्मू कश्मीर को इसमें जोड़कर नहीं देखूंगा अभी और ना मैं इसकी बात करूंगा। आप आ जाइए 1952 के रामपुर के चुनाव में, जहां पर मौलाना आजाद प्रत्याशी थे और दूसरी तरफ आपको पता होगा विशन चंद सेठ। तो विशन चंद सेठ चुनाव जीत गए और मौलाना आजाद हार गए। तो इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर स्टांप लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए, खुश करने के लिए जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव आयोग को, या हम कहें कि चुनावों के फैसले को जबरदस्ती पलटवा दिया, तो यह पहला उदाहरण मिलता है भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र की सबसे ज्यादा बात की जाती है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो जब इंदिरा गांधी का आता है तो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से सेकुलरता की जन्म घुट्टी इस देश को दी, देश के ऊपर आपातकाल लगाया और आपातकाल लगाकर जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द जोड़ दिए गए। और आज जब हम ये कहते हैं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आतंकवादी एक ही धर्म के होते हैं, तो फिर इनको सेकुलरता या सेकुलरिज्म याद आ जाता है। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से साहबानों के केस में, तो साहबानों का केस क्या था और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से पलटा गया, तो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। वक्फ को इतनी पावर दी गई, इसके पीछे की वजह थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो जाति विशेष में बटा हुआ था और इसका लगातार ये लोग जो है वो फायदा उठा रहे थे। लेकिन 1990 के बाद से अगर आप देखोगे तो जब से हिंदू धर्म जो है वो जागृति की ओर आया, उसके बाद में इसी नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ, अब पूरा देश देख रहा है। अब पूरा देश जब देख रहा है तो आप देखिए, मैं बात करता हूं 2000 के बाद की। 2004 में यूपीए 1 की सरकार रही और डीएमके के समर्थन से
तो टीआर बालू उस वक्त जब जहाजरानी मंत्री थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम जो है वो काल्पनिक थे। वो भी पूरे देश और दुनिया ने देखा। और फिर उसके बाद में 2014 के बाद में जब से राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान आई, तो उसके बाद में प्रयास जरूर हुए उससे पहले, जिस तरीके से जो है वो सेफ्रॉन टेररिज्म की थ्योरी गढ़ने का, वो भी देश ने देखा। इसके बाद में जो है वो अल्पसंख्यक रिसोर्सेज के ऊपर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जबकि आज अल्पसंख्यकों की कोई डेफिनेशन जो है वो संविधान में नहीं है। 2% वाले 14% से ऊपर आ गए, और फिर भी अगर वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन 2014 के बाद से अगर हम देखते हैं, तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने हार के कारणों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे एके एंटनी, जो रक्षा मंत्री रह चुके थे। तो एके एंटनी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी जो छवि बन रही है, उसका लगातार नुकसान होता जा रहा है। तो आज जिस संदर्भ में हम देखते हैं, अगर आपको यह लगता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो बेवकूफी से ऐसे इस तरीके के बयान देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, नहीं, ये एक पूरा जो है वो साजिश के तहत किया जा रहा है। अब इसमें साजिश क्या हो सकती है? आप ये कह सकते हो कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को उड़ाने के लिए इस तरीके की साजिश कर सकते हैं? तो आप इसके थोड़ा सा पलट देखिए। 2014 का जो चुनाव था वो एक विकास के मॉडल, गुजरात मॉडल जो है वो इस देश के सामने था, और कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार जो यूपीए 2 में चरम पर था। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और 2019 तक आते आते एक लहर जो थी वो विकास की लहर से शिफ्ट हो जाती है राष्ट्रवाद के ऊपर, क्योंकि उस वक्त उरी और बालाकोट, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और ज्यादा बढ़ गई। और यही एक वक्त था, उसी वक्त उससे पहले जैसे राम मंदिर पर फैसला आ जाना, और अब ऐसे समय में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, उससे दूरी बनाए रखी, और अब तो जो है वो ध्वजारोहण भी हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से डीएमके के नेता एमके स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, जो मंत्री भी है, उनका जो बयान था कांग्रेस पार्टी के समर्थित है। और आज बिहार में अगर आप देखोगे तो उसी एमके स्टालिन को कांग्रेस पार्टी ने और रेवंत रेड्डी को बिहार में एक रैली जो करवाई, जिसमें हम कहें कि वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी पड़ाव पे, आखिरी चरण में उस दिन जो है वो इन दोनों को बुलाया गया। बाकी इस देश के किसी भी नेता को नहीं बुलाया। तो ये क्यों किया गया था? ये स्वतः होने वाली या अचानक से जो है वो इस तरीके से नहीं, कुछ तो प्लानिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के दिमाग में रहती है। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी को यह था कि एमवाई जो फैक्टर है, सिर्फ उसको उस पर काम करना है, और किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटर जो है वो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए। तो आरजेडी की मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि वाई जो फैक्टर है, यादव समाज, वो बड़ी कट्टरता के साथ में लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करना था। लेकिन हुआ क्या? इसकी अगर आप एक्शन का रिएक्शन देखोगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ऐसे बयान देकर वो कभी सत्ता में आ सकती है, तो मुझे लगता है कि अब शायद जो है वो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सोचती है, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और क्यों बेवकूफी है? क्योंकि दूसरी तरफ हिंदू समुदाय जो है, वो हिंदू धर्म के लोग जो है वो अब संगठित होकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव से, चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और वहां पर लोकसभा सीटें कम होने के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे, आगरा की वो आप रैली याद करिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, और उसके बाद से वो जो लहर चली, शायद कांग्रेस पार्टी अभी भी उसको जो है वो आंकलन करने से या तो जानबूझकर कतरा रही है, या कांग्रेस पार्टी उसका आंकलन ही नहीं कर पा रही है। तो आरएसएस और बीजेपी सीधे तौर से जो पार्टी
2024 से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई थी, क्योंकि उसको यह लग रहा था कि अब जो है वो उसको मुस्लिम वोटों की तरफ जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और लगातार मुस्लिम वोटरों को रिझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका जब परिणाम आया तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति थी, जो जिस तरफ जो झुकाव था, इससे हिंदुओं के मन में, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, उसके मन में भी संशय पैदा हुआ। और शायद भारतीय जनता पार्टी उसको 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भांप भी चुकी थी कि उन्होंने कहां गलती की है। और सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जो स्कीम है, जो वेलफेयर स्कीम योजनाएं हैं, उनका फायदा किसको हुआ है? क्या इस समुदाय विशेष के लोगों को नहीं हुआ? इनको भी हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में आजादी के बाद से अगर हम देखते हैं तो इस सरकार ने जितना पैसा खर्च किया विकास कार्यों के लिए, शायद ही किसी सरकार ने किया हो। लेकिन जब परिणाम की बारी आई, और उससे भी बड़ी बात आप देखिए, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पंचायत के चुनाव और जिस तरीके से जो है वो विधानसभा के चुनाव बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण तरीके से हुए, यह अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था। और उसी वक्त विदेशी डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर था, वो घूम के देख रहा था चुनावी प्रक्रिया को। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट कितना मिला? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया, उसके बाद जो है वो कितना वोट मिला लोकसभा चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अगर आप देखोगे, ठोकर खाने के बाद, और वो जरूरी भी था, उसके बाद वापस अपने ट्रैक पे लौट कर आ गई। तो अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मुस्लिम वोट उसके हाथ से छूटकर क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू को सीधे तौर पर जो है वो, जब बच्चों ने राधे राधे कहा, तो उन्होंने उसके जवाब में बच्चों से क्या पूछा, वो भी आपको जानना चाहिए। और इसके बाद में रेवंत रेड्डी ने तो जो है वो सारी हदें पार कर दी। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा करने के बाद में हमारा एक धड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा क्यों हो जाता है? तो मुझे लगता है फिर इसके लिए जो है वो हम लोग जिम्मेवार हैं। और क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि हमने एक बार फिर जब हम आते हैं तो हमने हमारे जो होली ग्रंथ, जिनको हम कहते हैं पवित्र जो ग्रंथ है, चाहे वो रामचरितमानस हो या गीता हो, भगवत गीता, हमने उसको पढ़ने के बजाय पूजा सामग्री का एक साधन बना दिया कि हमें उसको दीपक बाती करनी है, अगरबत्ती करनी है और फिर हाथ जोड़कर निकल जाना है। हमने उसको पढ़ा ही नहीं। अब आप कहोगे कि इसका पढ़ने और नहीं पढ़ने से क्या संबंध है? तो इसका संबंध इसलिए है, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी हो या किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति हो, जब भी वो इस तरीके के नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास तर्कों का अभाव हो जाता है। और जब तर्कों का अभाव हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं, तो फिर हम जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, और हमें लगता है कि वाकई में हमारा जो धर्म है उसमें गलतियां हैं। बुराइयां होना अलग है और ये चीजें जो है वो अलग है। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं, और रेवंत रेड्डी ये कहता है कि हिंदू धर्म जो है वो उसके कुंवारे लोगों का भगवान अलग है, शादीशुदा का अलग है, मांसाहारियों का अलग है, तो मैं बता देता हूं, राहुल गांधी जिस धर्म से आते हैं उस धर्म में अगर आप देखोगे तो आप देखिए उनका धर्म जो है वो किस तरीके से बटा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। और जब पढ़ते नहीं है तो आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं कैथोलिक के चर्च जो है वो क्या होते हैं, मिशनरीज के कैसे होते हैं, आप पढ़िए, अलग अलग चर्च होते हैं इनके भी, क्यों होते हैं, तो आपको अपने आप जो है वो अंदाजा लग जाएगा। और इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी से भी समझाया था कि जब एक पादरी जो है किसी लड़के को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जब वो ये पूछता है कि आप किस धर्म से हो, कौन से भगवान को मानते हो, तो उसका जवाब था कृष्ण। और जब कृष्ण के बारे में उस पादरी ने अपनी राय रखी, तो वो राय थी कैरेक्टर के ऊपर, कि जिसके 16,000 रानियां हैं उसका कैरेक्टर कैसा होगा। जबकि यहां रानियों से, 16,000 रानियों से कृष्ण का कोई संबंध नहीं था। क्यों नहीं था? जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये 16,000 है क्या। लेकिन यही लोग जब अगर आप देखोगे तो किस तरीके से इनके यहां पर चर्च में जो नन बनाई जाती है
और उनको क्या फ्लेज कराई जाती है, शपथ क्या दिलाई जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि करेक्टर क्या चीज होती है। लेकिन चूंकि मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आस्था सबका एक अलग जो है कॉन्सेप्ट होता है, और मुझे लगता है वो किसी भी धर्म का हो, हमें उसके ऊपर जो है वो कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अब जानबूझ के करती है या किस तरीके से करती है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस पार्टी ने अब मन बना लिया है कि वो बहुसंख्यकों से दूर अल्पसंख्यकों की राजनीति करेगी, और जब तक ऐसा होगा तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी। ऐसा जो है वो आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जब एक तरीके से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का काम चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी यही सबसे बड़ी गलती कर रही है, और इसी को हम जो है वो वोट चोरी की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।